नमस्कार, स्वागत है आपका तेज मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। आज फिर बात करेंगे कोरोना से, क्योंकि कोरोना से हमारी लड़ाई अब और ज्यादा जंग स्तर पर करने की जरूरत है। 2,17,300 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं, 1100 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। जाहिर है बीते 24 घंटे के आंकड़े डराने वाले हैं। लोग सहमे हुए हैं और कोरोना का डर उनके दिलों में, उनके दिमाग पर हावी होता नजर आ रहा है, उनके दिलों में घर करता नजर आ रहा है। तमाम लोग सिस्टम की लाचारी देखकर भी डरे हुए हैं। कुछ लोग कोरोना काल में अपने भविष्य को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं। बहुतों को बच्चों की चिंता सता रही है। जाहिर है कोरोना ने केवल इंसानों के शरीर पर हमला नहीं किया है, बल्कि लोगों के मन और उनके मनोबल को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में चुनौती केवल कोरोना से बचने की नहीं है, बल्कि मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ रखने की भी हो गई है। आज तेज मुकाबला में समझने की कोशिश करेंगे कि मन पर कोरोना के हमले का सामना कैसे डटकर किया जाए और मानसिक तौर पर खुद को इस महामारी से लड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाए। संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना। सिस्टम से भरोसा तोड़ रहा है कोरोना। लोगों को अंदर तक झकझोर रहा है कोरोना। तमाम चिंताओं में बच्चों की चिंता भी लोगों को सता रही है। कोरोना से अब बच्चे भी अछूते नहीं हैं। मानसिक तनाव की एक वजह ये भी अब बन गई है। कोरोना का शिकंजा देश पर कसता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस आए। इस बीच फिक्र बढ़ाने वाली खबर ये आई है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब बड़ी तादाद में बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। एम्स में स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में बच्चों में संक्रमण का मामला उठा। आज 12 दिन हो गए सर, तो मेरे को पता है इसी तरह से सारी जगह ये चीज हो रही होगी। और सर ये सर्ज जो है ये और आएगी और मैं चिंतित हूं। अब बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं सर। पहले वो बेचारे घर पे रहते थे लॉकडाउन के उसमें, अब वो बाहर निकलने लगे हैं और बच्चे जो हैं जब भी बीमार होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर क्लेम करते हैं और वो इन्फेक्शन फिर उनके पास जाता है। बच्चे अब कोरोना से महफूज नहीं रहे। उनकी सेहत पर नजर जरूरी है और लक्षण दिखने पर सतर्क हो जाएं। लहर में देखा जा रहा है कि बच्चे भी काफी संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और वो जल्द ही संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। अभी टेस्टिंग के लिए भी आने वाले बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई है और उनमें भी पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा देखा जा रहा है। पिछले साल बच्चे पॉजिटिव थे पर एसिम्प्टोमेटिक थे और इस बार उनमें सभी तरह के लक्षण दिख रहे हैं। बच्चों को खतरा कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा जरा आंकड़ों से लगाइए। 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों में केस पहले से ज्यादा सामने आ रही है। ICMR के मुताबिक हर 100 में से कम 4 मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में सामने आए। 89,688 केस बच्चों के हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 5,940, कर्नाटक में 7,327, उत्तर प्रदेश में 3,004 और दिल्ली में बच्चों के 2,733 केस सामने आए हैं। जाहिर तौर पर बच्चे खतरे की जद में आ गए हैं। बच्चों को लेकर ज्यादा सावधानी की जरूरत है। कुछ लक्षण बच्चों में दिखे तो सावधान हो जाएं। सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, थकान, बुखार, खांसी, डायरिया और पेट में दर्द। बच्चों में भूख कम लगना और स्वाद का पता नहीं लगने जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। बच्चों को कोरोना से बचाने के साथ उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की भी कोशिश होनी चाहिए। कुछ सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि बच्चों में भी वही सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली एक अडल्ट में भी प्रेजेंट कर रहे हैं।
बच्चों में नॉर्मली सारी बीमारियां जो हैं बुखार के साथ लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, खांसी सर्दी के साथ होती हैं और अभी भी जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें यही देखा गया है। कोरोना की नई लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है और इसको लेकर सतर्क रहना भी जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन जुड़ रहे हैं। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज मुकाबला में। एक बार फिर से मुकाबला इस बार हमारा कोरोना से है और बताया ये जा रहा है कि कोरोना पहले से कहीं ज्यादा घातक हो गया है, ये स्प्रेड भी तेजी से कर रहा है। मैं आपसे डॉक्टर साहब आज ये समझना चाहूंगी कि ये मेंटली कितना प्रेशर आम इंसान पर बढ़ा रहा है। आप क्या कुछ देख रहे हैं अपने आसपास? क्योंकि एक तो खबर ये सुनने में मिल रही है कि लोग कोरोना के इलाज के अभाव में मर रहे हैं और दूसरा ये कि इस खौफ से परेशान ज्यादा हो रहे हैं, बीमार ज्यादा हो रहे हैं कि कोरोना ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है। मेंटल तौर पे परेशानी बहुत बढ़ गई है जितनी फिजिकल तौर पे है। कारण ये है कि यही समय पिछले साल 2020 मार्च में लॉकडाउन हुआ था, उसकी मानसिक परेशानी लोगों के दिमाग में तरोताजा हो गई। लगा फिर से कोरोना पिछले साल से इस साल ज्यादा है, लॉकडाउन की अलग मुसीबत, जॉब एम्प्लॉयमेंट की अलग मुसीबत और जान जाने का डर अलग। तो एक तरह से खौफनाक तस्वीर सबके सामने उभर के आती है। कोरोना से बचना, अगर कोरोना का संक्रमण हो तो इलाज कराने कहाँ जाना, सरकारी अस्पताल में बेड मिले ना मिले, प्राइवेट अस्पताल में जाए तो कितना महंगा इलाज, कितने महंगी बेड मिलेगी, इन सारी चीजों से लोग बिल्कुल उहापोह की स्थिति में है। जिस तरह का सर्ज लिया है, फॉल्स परसेप्शन में लोग रह रहे थे कि कोरोना अब नहीं आएगा, कोरोना खत्म हो गया, वैक्सीन आ गई तो मतलब सारे प्रोटेक्ट हो गए, जो कि ऐसा फैक्ट नहीं था। चुनावी रैली, किसान आंदोलन ने टॉपअप किया, शाही स्नान उसके टॉपअप किया, तो पूरी तरह से पब्लिक समझ नहीं पा रही करना क्या है। लेकिन एक शब्द में मैं समाधान बता रहा हूं, पैनिक ना करें। इन्फेक्शन बिल्कुल बढ़ा है, मैं मानता हूं, बचने का तरीका वही है, चाहे म्यूटेंट डबल म्यूटेंट स्ट्रेन हो, न्यू स्ट्रेन हो, बचने का तरीका वही है। इलाज के लिए भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसके इलाज में ऑक्सीजन ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आपको नहीं करनी है। हाँ, कहीं लचर हालत के कारण कुछ चीजें एक्सपोज हो रही है, उनको ठीक किया जाएगा। जी, पैनिक नहीं करना है, ये आपने एक सबसे बड़ी बात कह दी है और सलाह दे दी है। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हैं जो वैक्सीन को लेकर भी मन में लोगों के उठ रहे हैं और डॉक्टर की जो सहूलत है लोगों तक कैसे पहुंचे उसको लेकर भी उठ रहे हैं, उन पे बात करेंगे पहले, उसके बाद फिर से मानसिक स्थिति पे आएंगे लोगों की। मेरे जहन में एक सवाल बहुत उठ रहा था कि जब भी हम डॉक्टर से अपने शो पे बात कर रहे हैं कि कोरोना पेशेंट, अगर कोई कोरोना के सिम्टम्स महसूस कर रहा है तो वो क्या करे? क्या वो तुरंत अपना टेस्ट कराने चला जाए या वो घर पे क्या एहतियात बरते? तो तमाम डॉक्टर्स ये बात कह देते हैं कि वो अपने डॉक्टर से सलाह करें। अब मेरे जहन में ये समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर अंशुमन, क्या भारत में इतने डॉक्टर्स हैं कि सबके पास अपने डॉक्टर से सलाह करने का बैंडविड्थ होगा, इतना पैसा होगा, या फिर इतना डॉक्टर्स के पास बैंडविड्थ होगा कि वो इतने लोगों की कॉल लेकर उनको फोन पे समझा सकें? आर वी इक्विप्ड दैट वे? देखिए कितना अहम सवाल आपने उठाया, पब्लिक कनेक्ट का, ग्राउंड रियलिटी का सवाल उठाया। कह देना बहुत आसान है टेलीविजन शो पे बैठ के कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वाकई क्या इतने डॉक्टर हैं? जैसे अपराध को अगर रोकना हो तो क्या इतने पुलिसकर्मी हैं हिंदुस्तान में? नहीं है। तो हर इंसान के लिए उपलब्ध इतने डॉक्टर हैं, इवन फोन पे भी नहीं है। सबसे पहली बात, लक्षण इस बार जो सामान्य लक्षण थे वो तो हैं ही, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, नजला, सांस में तकलीफ। एटिपिकल सिम्टम्स भी आए हैं, जैसे डायरिया का होना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना। अगर इस तरह के लक्षण अभी आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो कोरोना की है। सेकेंड पॉसिबिलिटी या तो कॉमन सीजनल फ्लू, एलर्जिक, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बड़ा क्रिटिकल है। हर दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने घर में 3 चीजों की व्यवस्था रखें। थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, जो कि आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है, एंड पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक सिंपल डिवाइस है जिसको आपने देखा उंगली पे लगा के चेक कर लेते हैं आपकी पल्स कितनी है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है। इसको अभी हर घर में उपलब्ध आप कर लीजिए। जो लक्षण आ रहा है लक्षण के हिसाब से दवा लें। ओब्वियसली सब कॉमन अवेलेबल दवा है, जैसे बुखार की दवा। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, एक तो आपने फिर से ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बीच में ले आए हैं, अब मुझे लगता है मैं उससे इत्तेफाक इस वजह से नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग होंगे जिन्हें इनको रीड करना भी नहीं आता होगा, तो उनके लिए एक और चैलेंजिंग स्थिति बन जाती है। बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, देखिए मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट है, ये छोटा सा डिवाइस है जो हाथ में होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पे।
इसी को देखते हुए इसको फिंगर पे लगाना है इस तरह से। ये आपकी पल्स की रीडिंग, सिंपली पल्स कितनी चल रही है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना बता देता है। महिलाओं के लिए खास एडवाइस इसमें यह है कि नेल पेंट या नेल पॉलिश अगर लगा रखी हो तो उसको पहले रिमूव कीजिए, तब अपना सैचुरेशन चेक कीजिए। इससे यही हमें पता चलता है कि खांसी अगर हो रही है तो लंग में इंजरी के कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन तो ड्रॉप नहीं कर रहा, आपका नीचे तो नहीं गिर रहा है, आप चेक कर लीजिए घर पे। इसको करना अति आवश्यक है, क्योंकि लेबोरेटरी में जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग है उसकी भी वेटिंग चल रही है। बिल्कुल। आप आज तकलीफ महसूस करेंगे, आज आपकी जांच हो जाए कोई जरूरी नहीं है, उसके बाद आप अपना सैंपल दें। और तब तक एक लाइन में डिक्टम बता रहा हूं, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन, 2 शब्द याद रखिए। अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब आप अपने क्लिनिकली चेक कर रहे हैं, अगर डॉक्टर आपके दोस्त हैं उनके सलाह में रहें कि ये तकलीफ है मैं क्या करूं। अंडर आइसोलेशन अपने आप को आइसोलेट कर लें, घर वालों से भी और समाज से, ताकि अनफॉर्चुनेटली कहीं अगर कोरोना संक्रमित हो तो आपका संक्रमण दूसरों तक ना पहुंचे। ठीक है। 2 चीजें कर ली, कैसे रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंगली रिपोर्ट के हिसाब से आगे बढ़ें। जी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मनीष कांडपाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप साइकियाट्रिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कांडपाल आपका भी। डॉक्टर साहब कह रहे थे डॉक्टर अंशुमन की आइसोलेशन, अब ये आइसोलेशन शब्द दिमाग में आता है तो पिछला साल भी याद आ जाता है और वो हॉन्ट अभी तक कर रहा है लोगों को। आइसोलेशन, हम सोशल एनिमल हैं, हमें पसंद नहीं है। अब मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। डॉक्टर साहब पहले तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि सिम्टम्स कैसे समझें, क्योंकि कोविड के साथ साथ कोविड के ये जो इफेक्ट है इनसे भी हमको लड़ना है, विच इज मेंटल हेल्थ। देखिए ऐसा है कि अभी हमने ना एक जनरल सर्वे किया था अपने हॉस्पिटल में, तो एक नॉर्मल हमने देखा कि हर 4 में से 1 आदमी को कुछ ना कुछ एंजाइटी इश्यूज अभी हैं। तो हमने ये देखा कि पाया कि इस कोविड पेंडेमिक की वजह से जो हमारे एंजाइटी और जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं जो वो हैं थोड़े से अब ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। अब इसके बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो जैसे आपने बताया कि हाँ एक आइसोलेशन एक बड़ा कारण है, लेकिन अब फिलहाल हम कुछ समय से देख रहे हैं कि आइसोलेशन तो खत्म हो गया है ना, लोग एक दूसरे से मिलने लगे हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने लगे हैं। जो मेन कारण जो हम देखते हैं वो है एक अनसर्टेनिटी, है ना। एक हमें एक फियर हो गया, एक अनसर्टेनिटी हो गई है कि ये सिचुएशन, ये स्थिति कब तक चलेगी, 6 महीने चलेगी, साल चलेगी, कितने साल तक चलेगी। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है अनसर्टेनिटी। जब भी व्यक्ति किसी भी चीज से अनिश्चितता आती है हमारे दिमाग में या हमारे सिचुएशन में, तो हमें घबराहट और बेचैनी पैदा होती है, हमें उदासी के सिम्टम्स आते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीजन जो आज की तारीख में है, जो कोविड के बाद जो एक मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, घबराहट, उदासीनता, एक फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी की वजह से ये ज्यादा है। दूसरी बात हमने ये देखी है कि हमने 2 तरह के पेशेंट्स में देखा है। एक जो हमारे पुराने मरीज थे, जो पहले से ही किसी न किसी वजह से एक मानसिक परेशानियों से ग्रस्त थे, उनमें ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं। उनमें उदासी के, घबराहट के, नेगेटिविटी के ये चीजें थोड़ा सा और ज्यादा, इनकी जो मेंटल इलनेस है वो और ज्यादा फ्लेयर अप होने लगी। एक दूसरी चीज, जो नए पेशेंट्स हैं, जो एक नॉर्मल आदमी है, वो भी इस सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं से उसको एक सोशल आइसोलेशन हुआ है, कहीं ना कहीं उसका जिस्म के आर्थिक पक्ष, जो उसकी आजीविका का है, वो असर आया है। तो उस वजह से भी हमने काफी देखा है कि मानसिक जो स्थितियां हैं और जो मानसिक साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेसेस हैं या साइकोलॉजिकल जो परेशानियां हैं, वो आज के प्रभाव में पहले के मुकाबले 2 गुना से 3 गुना हमें हमारे हॉस्पिटल्स में आने लगी। जी डॉक्टर अंशुमन, सवाल आपके पास लेकर आ रही हूँ क्योंकि आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। जब मेंटल दबाव होता है या मेंटल स्ट्रेस होता है, तो क्या दूसरी बीमारियों को फाइट करना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है? क्योंकि सुना तो यही है हमने कि आप अगर मेंटल स्ट्रेंथ रखते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा सकते हैं उपचार के साथ। जी, बहुत ही वैज्ञानिक चीज आपने उठाई है। इस पे शोध हो चुका है मेडिकल साइंस में कि अगर आप पॉजिटिव माइंड फ्रेम के हैं तो नेचुरल किलर सेल, जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का होता है, जब कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी, चाहे संक्रामक बीमारी जैसे कोरोना, कोविड की बीमारी या अति गंभीर कोई भी बीमारी, तो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का काम करता है, जिसमें मास्ट सेल, मैक्रोफेजेज, नेचुरल किलर सेल्स ये होते हैं। जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं उनमें देखा गया इन सेल की मात्रा ज्यादा होती है और ऑड सिचुएशन में इन सेल की मात्रा बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो पॉजिटिव थिंकिंग से मतलब जस्ट इसके लिए नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कहना पॉजिटिव रहो। कैसे पॉजिटिव रहें? पॉजिटिव ऐसे रहना है कि सोचना ये है कि जो होने वाला है जब होगा तब उसको फेस करना है। तो अभी से फ्यूचर की मत सोचे, वर्तमान में जीना आज से शुरू करें।
अतीत की ना सोचें कि ऐसा हो गया इस कारण ऐसा हुआ है। वर्तमान में अगर जीते हैं तो आपकी चिंता कम होने लगती है। जैसे चिंता कम होती है तो एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है, और इसी का विशेष साइकिल बनाना है। और जितने पॉजिटिव ऑरा के लोग आपके एक साथ रहते हैं तो आपका एक ग्रुप बनता है, उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रुप है। क्यों देखते हैं कुछ लोग ज्यादा हंसते रहते हैं, ज्यादा खुशी रहते हैं, उन बीमारियां कम होती है। कौन कौन सी बीमारियां? मानसिक रोग तो ऑब्वियसली डॉक्टर साहब इसके एक्सपर्ट हैं। मानसिक रोग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर और कुछ संक्रामक बीमारियों से भी जो नॉन स्पेसिफिक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता बनती है, ये इन्हीं कारण से बनती है। ठीक है डॉक्टर कांडपाल, जो डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है और हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में। इसे करना कैसे है? कैसे क्या हम घर पे, क्या फैमिलीज एहतियात बरतें कि इस तरह का एनवायरनमेंट बन सके? क्योंकि इस वक्त अगर हम न्यूज की बात करें तो कहीं ना कहीं पैनिक ही पहुंच रहा है घरों तक, क्योंकि लोग परेशान दिख रहे हैं, अस्पतालों में कमियों की बातें सामने आ रही हैं। तो कैसे अपना उपचार, अपने माइंड की हेल्थ को कैसे घर पे रखा जा सकता है ठीक? डॉक्टर साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीयूष दुबे भी हमारे साथ जुड़े हो, आप पब्लिक प्रवक्ता हैं, पहले भी हमारे शो का हिस्सा रहे हैं। स्वागत है आपका पीयूष। इस वक्त आप क्या चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं जब खबरें देख रहे हैं कोरोना को लेकर? क्या मन में सवाल उठ रहे हैं जो आप डॉक्टर से सीधा सवाल भी ले सकते हैं आपका? नमस्कार, पहले तो मेरा ये सवाल है, जो नया वाला स्ट्रेन है ये पुराने वाले से कितना भिन्न है, और इसका जो विचित्र सा व्यवहार है वो पुराने वाले से जो व्यवहार, इसका सिम्टम्स है वो कितना अलग है? दो चीज़ें। और क्या ये इंजेक्शन पहले तो पुराने वाले के लिए बना था, लेकिन क्या ये नए वाले के लिए कारगर सिद्ध होगा या नहीं? ये 3 सवाल मेरे जहन में बार बार उबाल मार रहा है, इसलिए मैं। ठीक है पीयूष, मुझे आपके 2 सवाल मेरे तक पहुंचे, आवाज आपकी कम आ रही थी। एक तो पहला ये कि जो ये नया कोरोना वायरस है ये किस तरह से डिफरेंट है? डॉक्टर अंशुमन आपका रुख करूंगी। हम बात कर रहे थे कि सिम्टम्स बदल गए हैं कोरोना के बदलने के साथ साथ। और दूसरा सवाल पीयूष का ये कि ये इंजेक्शन जो पहले इनिशियल कोविड को ध्यान में रखते हुए बना था, क्या ये अब भी नए वेरिएंट पे कारगर होगा कि नहीं? डॉक्टर अंशुमन जी, जो नए स्ट्रेन आए हैं, चाहे यूके स्ट्रेन हो, ब्राजीलियन स्ट्रेन हो, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन हो, या अभी रिसेंटली जो इंडिया का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जिसका E484Q L452 है, इसमें ये देखा गया, इसको स्टिल्थी वायरस बोला गया है, मतलब धोखा देने वाला वायरस है। सबसे पहले तो क्या कर रहा है, गले में चिपकता है, कम देरी के लिए कॉलोनाइज करता है, जाके फेफड़े या इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो RT-PCR टेस्ट आपका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली बात लगेगी आपको, लेकिन क्या है इसका मतलब? थ्रोट में जहां सैंपल लिया गया वहां पे वायरस आपका डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब सीटी स्कैन किया गया फेफड़े का तो वहां CORAD-5 एक फाइंडिंग होती है जो मिला, इसका मतलब कोरोना से लंग की इंजरी हो रही है। दूसरा, लक्षण अलग है, जिसमें डायरिया, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। तो लोग समझते थे कि फेफड़े की इंजरी होती है मतलब सांस की तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन इसमें अलग भी लक्षण आ रहे हैं, इसलिए स्टिल्थी वायरस बोला गया है। तो ये लक्षण को पकड़े। जहां तक वैक्सीन की कारगरता की बात है, वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस नए वाले म्यूटेशन में स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन हुआ है, इसलिए अभी तक के शोध के हिसाब से वैक्सीन कारगर है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में हमें एक बात की गुंजाइश जरूर लग रही है कि शायद इसकी कारगर क्षमता कम होती जाएगी। जैसे जैसे म्यूटेशन बढ़ते जाएंगे, वैक्सीन की कारगर क्षमता कम हो सकती है। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी अधिकतम लोगों को वैक्सीनेट करें, ताकि आने वाले समय में कम से कम म्यूटेंट वायरस देखने को मिले, तब तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे, अन्यथा चेन को रोकना असंभव सा होता चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ पीयूष आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनीष कांडपाल का एक बार फिर से रुख कर रही हूँ। सर, उम्मीद आपको आवाज आ रही होगी। सवाल ये था कि जब पता चल जाए कि सिम्टम नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन के या परेशानी के, एंग्जाइटी के, पैनिक के, तो इसको घर पे कैसे बेटर किया जा सकता है सिचुएशन को? क्योंकि माहौल तो हमारे आसपास पैनिक वाला बना ही हुआ है इस वक्त। इसमें अपने आप को काम कैसे रखें, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? देखिए, इसमें कुछ चीजें हमने करनी है। हम अपने पेशेंट्स को भी एडवाइस करते हैं, सबसे पहले कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिविटी में बिजी रखें। चाहे वो एक्टिविटी घर का काम करने की हो, चाहे गार्डनिंग करने की हो, चाहे व्हाटएवर एक्टिविटी, कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिविटी रखें। जैसे ही बेसिकली क्या होता है कि एक हम दिमाग में, जिसे हम बोलते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन,
जब भी हम कोई काम, कोई अकम्प्लिशमेंट करते हैं तो एक पॉजिटिव, एक हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं, जब भी कुछ चीज हम अकम्प्लिश करते हैं तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है, एक डोपामिन और एक ऐसे हार्मोन्स, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को थोड़ा सा बेटर करते हैं, पहली चीज। दूसरी बात है कि हमें लोगों से कनेक्टेड रहना है, चाहे हम फिजिकली नहीं कनेक्ट हो पाए। आजकल सोशल मीडिया या ऐसे बहुत सारे मीन्स हैं जिससे हम अपने नियर वंस, डियर वंस, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से कनेक्टेड रह सकते हैं। कनेक्टेड रह के हम जो अपने मन की फीलिंग्स हैं, जो बात है, जो फैमिली है, उससे करें तो उससे भी हमारे मन की जो भी व्यथा है, जो परेशानियां हैं, वो उससे दूर होने में मदद मिलेगी। तीसरी चीज हम ये कहते हैं कि हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी, जिसे हम कहते हैं वरी लेस, फ्यूचर को लेके। देखिए, एक चीज हमें ये मानना है, इस पेंडेमिक में, इस सिचुएशन में, देखिए थोड़ी बहुत घबराहट होना, थोड़ा बहुत परेशान होना ये लाजमी है। इतना हमें अपने आप को देना पड़ेगा। हम कोई स्टील के नहीं बने हुए, हम इमोशंस हैं। दिक्कतें आएंगी तो परेशानी होगी, वो लाजमी है, वो हो सकता है, उसमें उससे घबराना नहीं है। ठीक, एक चीज। दूसरी बात, हमें ये मानना है कि ये हम अकेले नहीं हैं, है ना, पूरे सारे लोग ही इसमें वो कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है और कनेक्टेड रखना है। बेशक हमें सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ जुड़ के रहना पड़े, लेकिन अपने आप को अकेला नहीं पड़ने देना है, ये सबसे बड़ा तरीका है। और मुझे लगता है कि ओवर इंफॉर्मेशन जो इस वक्त हम अपने आप पे बम्बार्ड होने दे रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं बचना चाहिए। हमारे सोर्सेस हमें चुन लेने चाहिए कि कहां से इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी है। डॉक्टर अंशुमन, वापस आपके पास आ रही हूं। कोरोना के लक्षण बदले हैं, आपने बताया कि अब उल्टी, दस्त और खांसी, अब तो मौसम भी ऐसा है कि बच्चे भी आइसक्रीम वगैरह खाने में इंडल्ज करने लग गए हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। तो जो सिम्टम इस वक्त कोविड के बताए जा रहे हैं, वो सिंपल वायरस या सिंपल इन्फेक्शन के भी वही सिम्टम्स होते थे। तो कब ये समझना है कि अब खतरे की घंटी है और अब टेस्ट करा लेना है, और कब तक उसे आप आराम से घर पे ही सेल्फ हील होने दे सकते हैं? जी बिल्कुल, क्लिनिकल ग्राउंड पे दोनों में भेद करना बड़ा मुश्किल है कि ये सीजनल फ्लू है, एलर्जिक है, या कॉमन फूड पॉइजनिंग जिसके कारण डायरिया होता है, या कोरोना का संक्रमण है। ऑब्जर्व क्या करना है आपको, जैसे मैंने कहा, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन। इसका मतलब ये है, ऑब्जर्व ये करना है कि सिचुएशन, कंडीशन, आपकी परिस्थिति तो गड़बड़ नहीं, अति गंभीर नहीं होने लगी, जैसे डायरिया अनकंट्रोल्ड हो, वाटरी डायरिया होने लगे और दिन में 8 से 10 बार बिल्कुल पानी की तरह स्टूल आपका हो जाए, तो मतलब ये डेंजर सिग्नल है। सांस की तकलीफ, जिसके लिए मैंने कहा पल्स ऑक्सीमीटर आपको चेक करना है, या सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही है, क्लिनिकल या बायोलॉजिकल, इसको चेक करना है। या खांसी परसिस्टेंट हो, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब लंग इंजरी को ये सिग्निफाई कर रहा है, तो डॉक्टर को संपर्क करें, सीटी स्कैन करा के चेक करें इंजरी कितनी है। इन सब चीजों पे आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी, पैनिक नहीं करते हुए, लेकिन आपको सर्विलेंस में रहना है। जैसी बात आपने उठाई, बहुत अच्छी बात आपने कही कि किस जगह से आप इंफॉर्मेशन लें, इसका बड़ा ध्यान दें। मीडिया एक्सपर्ट को बुला के जो तथ्य बिल्कुल आपके तक पहुंचाते उस पर ध्यान दें। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे बकवास फैले हुए हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आप अपने आप को गुमराह न करें, उसको रिकन्फर्म करें, तभी उचित होगा। ठीक है डॉक्टर कांडपाल, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि अब क्या बच्चों को लॉकडाउन में डाल देना चाहिए? जिस तरह से बच्चों को भी ये अब वायरस ट्रिगर कर रहा है, एक तो लॉकडाउन हमारे शहरों में अलग अलग सिचुएशंस में लग रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों को कंप्लीटली आइसोलेट कर देना चाहिए? क्या उनकी मेंटल हेल्थ और कोरोना से बचने का अब यही उपाय बच गया है हमारे पास? अब देखिए कि जो लॉकडाउन, तो इसका कोई वैसा हल नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हमें सारे प्रिकॉशंस तो हमको लेने पड़ेंगे, है ना, जो ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वो, ये तो हमें करना है। बच्चों के साथ ये है कि बच्चों में जैसे पहले था कि इतना कॉमनली नहीं था ये इन्फेक्शन, अब ये बच्चों में भी वो हो रहा है। लेकिन बच्चों को भी डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन के बारे में हमको बताना ही पड़ेगा। जहां जरूरी ना हो वहां बच्चों को बाहर निकलना अवॉइड करें, ये जरूरी है। और बच्चों में सिम्टम्स कैसे समझें अगर उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी है तो? देखिए, बच्चों में जो डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स, उनमें जैसे बच्चे चिड़चिड़ेपन ज्यादा होने लगे, उनको नींद आने में परेशानी होने लगती है, छोटी छोटी बातों पे वो रोना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट होने लगते हैं, उनकी खाने एपेटाइट वगैरह कम हो जाती है। बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो एक जैसे फेयरफुल ड्रीम्स वगैरह देखना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहने लगते हैं। और ये सब समस्याएं अगर कुछ दिनों से ज्यादा हो रही हैं और इसकी वजह से उनके जो अगर नॉर्मल रूटीन में भी फर्क आने लग रहा है, तो हमें लगता है कि हाँ, ये डिप्रेशन
या ठीक है, स्ट्रेस या ठीक एंजाइटी है। के लक्षण हो सकते हैं। कांडपाल ने बहुत अच्छे सिम्टम्स बता दिए, आसान सिम्टम बता दिए, आप लोगों को घर पे समझने में आसानी होगी कि बच्चे अगर अजीब बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल से ज्यादा चिड़चिड़े महसूस कर रहे हैं क्योंकि घर से बाहर खेलने नहीं दे रहे हैं उनको, तो उनको चिड़चिड़ाहट होगी। ये तमाम सिम्टम्स समझिए और उनको जो उचित उसके लिए ट्रीटमेंट है वो देना बेहद जरूरी है। उनके साथ रहिए, परिवार एक यूनिट की तरह साथ खड़ा रहेगा तो हम इस कोरोना को हरा पाएंगे। डॉक्टर अंशुमन आपका, डॉक्टर कांडपाल आपका, पीयूष आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेज मुकाबला का